ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट के अंदर वो ये है कि आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस और जो पॉलीमॉर्फस है, आइसोमॉर्फस और जो पॉलीमॉर्फस है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसकी वजह से हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आइसोमॉर्फस के बारे में स्टडी करें, देन वी मूव फर्दर टू स्टार्ट विद पॉलीमॉर्फस। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोमॉर्फस। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म। तो इससे समझ में आ रहा है कि आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होगा कि जब कभी भी दो या फिर दो से ज्यादा सॉलिड एक ही स्ट्रक्चर के फॉर्म में और एक ही क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो ऐसे कैरेक्टर और ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन में क्या होगा कि टू और मोर देन टू crystal exist in same structure, a same form is said to be isomorphous। सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम लोग दो या फिर दो से ज्यादा क्रिस्टल्स एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एक क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस। अब आइसोमॉर्फस के अंदर जब कभी भी आइसोमॉर्फस के बारे में बात करेंगे तो यहां पे एग्जांपल्स भी हम लोग को लेना है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास दो एग्जांपल है, एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड और दूसरा एक क्रिस्टल है सोडियम फ्लोराइड। तो ये दो सॉलिड हैं जो आइसोमॉर्फस प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इन दोनों के अंदर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये सोडियम फ्लोराइड है। अब इसके अंदर जो कंपोजिशन है, एटॉमिक कंपोजिशन, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो बोलने का मतलब ये होता है कि आइसोमॉर्फस के अंदर जो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक रेशियो होता है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब एटॉमिक रेशियो के बारे में बात करें तो यहां पे मैग्नीशियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहां पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटॉमिक रेशियो है, एटॉमिक रेशियो वो कितना है, 1:1। सोडियम फ्लोराइड का भी देखा जाए तो सोडियम फ्लोराइड के अंदर सोडियम कितना है, 1 है, और फ्लोराइड का रेशियो कितना है, 1 है। तो यहां पे भी एटॉमिक रेशियो कितना है, 1:1। तो यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो आपको याद रखना है, वो ये है कि आइसोमॉर्फस का मतलब ये होता है कि टू और मोर देन टू क्रिस्टल्स और सॉलिड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फॉर्म इज सेड टू बी आइसोमॉर्फस। दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो। तो याद रखो कि उनके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, केमिकल फॉर्मूला होता है, उस केमिकल फॉर्मूला के अंदर जो एटॉमिक रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड, ये दोनों अगर देखा जाए तो ये आइसोमॉर्फस कैरेक्टर शो करते हैं। बोलने का मतलब है कि इन दोनों का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। और ऐसे ही हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल अगर मैं यहां पे लेता हूं वो ये है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो दो एग्जांपल है ये दोनों भी आपस में क्या है, आइसोमॉर्फस हैं। अगर ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फस हैं मतलब दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर आइसोमॉर्फस है तो इनका एटॉमिक रेशियो का भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो एटॉमिक रेशियो अगर देखा जाए तो यहां पे एक सोडियम है, दूसरा नाइट्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। तो सोडियम कितना है, 1, नाइट्रोजन कितना है
1, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, तो एटॉमिक रेशियो कितना है यहाँ पे 1:3। तो ये रेशियो है 1:3। अब कैल्शियम कार्बोनेट का देखा जाए तो यहां पे भी कैल्शियम कितना है भाई 1 है, कार्बन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 3 है। तो यहां पे एटॉमिक रेशियो का वैल्यू क्या आ रहा है 1:3। तो ये दो एग्जाम्पल है आइसोमॉर्फस का जो आपको याद रखना है। वापस से मैं बता रहा हूं कि आइसोमॉर्फस का मतलब यह होता है कि जब कभी भी दो या फिर दो से ज्यादा सॉलिड सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे सॉलिड को, ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोमॉर्फस। और उसके अंदर जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है एटॉमिक रेशियो क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेशियो इज सेम। तो केमिकल फॉर्मूला के अंदर एटॉमिक रेशियो क्या होता है हमेशा सेम होता है। ये आइसोमॉर्फस का क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है। देन वी मूव फर्दर टू स्टार्ट विथ पॉलीमॉर्फस। तो सेम अगर देखा जाए जैसे आइसोमॉर्फस के बारे में बात किए वैसे ही पॉलीमॉर्फस भी होता है। तो देखते हैं पॉलीमॉर्फस का मतलब। तो पॉलीमॉर्फस का मतलब हमको पता है कि पॉली का मतलब क्या होते हैं भाई मेनी, बहुत सारे। तो ये सब हम लोग को पहले ही पता है कि पॉलीमॉर्फस अब पॉली का मतलब हमको पता है कि पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे। मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म, मेनी फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फस का जो पूरा मतलब आया वो क्या आ गया भाई मेनी फॉर्म। अब मेनी फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी कोई एक क्रिस्टल और एक सॉलिड डिफरेंट स्ट्रक्चर में क्या होगा एग्जिस्ट हो, जब कभी भी एक सॉलिड डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस का मतलब है व्हेन वन सॉलिड और क्रिस्टल एग्जिस्ट इन टू और more form under different condition। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि कंडीशन डिफरेंट होगा तभी वो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। तो ये याद रखो कि when one solid or crystal exists in two or more form under different condition, such a phenomena is known as such a phenomena is known as polymorphous। तो ये था मैंने बताया किसके बारे में डेफिनेशन के ऊपर। तो पॉलीमॉर्फस का मतलब एक क्रिस्टल मोर देन 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, कंडीशन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दूसरा क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलिका। अब जो सिलिका होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि अंडर डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फॉर्म में क्या होता है एग्जिस्ट करता है। अब सिलिका को अगर देखा जाए तो सिलिका 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे पहला फॉर्म अल्फा क्वार्ट्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देन दूसरा देखा जाए तो बीटा क्वार्ट्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड जो थर्ड वन है वो है क्रिस्टोबैलाइट। तो ये तीनों फॉर्म किसके हैं सिलिका, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबैलाइट। ये तीनों के तीनों क्या हैं एक्चुअल में डिफरेंट फॉर्म है किसके सिलिका के। ये तीनों के तीनों किससे बने हुए हैं सिलिका के बने हुए हैं, बट कंडीशन चेंज होने की वजह से क्या होता है कि ये अल्फा के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये बीटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और ये क्रिस्टोबैलाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये एग्जांपल मैंने बताया किसका पॉलीमॉर्फस का।
तो पॉलीमॉर्फस जब कभी भी आए तो उसका आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, और दूसरा क्या याद होना चाहिए आपको, एक एग्जाम्पल सिलिका का, और सिलिका का 3 पॉलीमॉर्फस फॉर्म जो दिया गया है वो इसके बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके बाद और एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि पॉलीमॉर्फस जब कभी भी कोई एलिमेंट शो करता है तो उस टाइम हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एलोट्रोपस। तो वो याद रखो आप लोग कि एलोट्रोपस और एलोट्रॉपी, एलोट्रोपस भी बोल सकते हैं, एलोट्रॉपी भी बोल सकते हैं। तो याद रखो ये दोनों के दोनों टर्म्स सेम है, एलोट्रोपस और एलोट्रॉपी। तो जब कभी भी कोई भी एलिमेंट पॉलीमॉर्फस फिनोमिना शो करेगा तो उस टाइम हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, एलोट्रोपस। तो एलोट्रोपस हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि जो एलोट्रोपस है उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं कि एलोट्रोपस क्या होता है। तो अब हमको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है भाई, 118 एलिमेंट्स। तो बहुत सारे उस पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसके पास क्या होगा भाई, पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी शो करेगा। तो देखते हैं, मैंने बात किया क्या स्टार्ट करने की, एलोट्रोपस के बारे में। एलोट्रोपस ऑल्सो नोन एज एलोट्रॉपी। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ये पॉलीमॉर्फस मतलब पॉलीमॉर्फिज्म से ज्यादा अलग नहीं है। ये है द एलिमेंट विच शो द एलिमेंट विच शोज पॉलीमॉर्फिज्म। तो याद रखो कि जब कभी भी कोई एलिमेंट जो पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमिना शो करता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, और ऐसे टर्म जो है इसको हम लोग एलोट्रोपस यूज करते हैं। तो ये टर्म याद रखना कि एलोट्रोपस का मतलब ये होता है द एलिमेंट विच शो पॉलीमॉर्फिज्म। उसी टाइम पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एलोट्रोपस और एलोट्रॉपी बोलेंगे। अब एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं भाई। अभी एलोट्रॉपी जैसे हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था उसका एग्जाम्पल देखा सिलिका। सेम अभी हम लोग देखते हैं कि एलोट्रॉपी है तो एलोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल देख लेंगे। अब एलोट्रॉपी का जो एग्जाम्पल है हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कार्बन एक एलिमेंट होता है। भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपन याद करते हैं वो है कार्बन। कार्बन क्या है भाई, एक एलिमेंट है। अगर कार्बन एलिमेंट है, अगर पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा तो कार्बन का क्या आ जाएगा भाई, एलोट्रॉप आ जाएंगे। अब कार्बन के एलोट्रॉप की अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप है भाई। अब कार्बन अंडर डिफरेंट कंडीशन अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है। सबसे पहला अगर हम लोग देखा जाए डायमंड। अब जो कार्बन है वो डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और फुलरिन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बन जो है अंडर डिफरेंट कंडीशन डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, और फुलरिन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। अब डायमंड आपको पता है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, जबकि फुलरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है भाई, बास्केटबॉल के जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, और जिसको हम लोग सॉकर बॉल भी बोला जाता है, उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने बताया कि इसके बारे में, एलोट्रॉपी के बारे में। तो यहां पे हम लोग का जो टर्म्स है अगर देखा जाए, आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस, ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सॉलिड की क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही पार्ट है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड हमारे सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है,
इसके लिए हम लोग एमोर्फस सॉलिड का सिर्फ डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ में कंप्लीट कर दिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर फुल डिटेल में दिया गया है। इसके लिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का आगे की ओर बढ़ेंगे, जो हम लोग को देखना रहेगा क्लासिफिकेशंस के ऊपर। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हम लोग देखें तो टोटल 4 टाइप की क्लासिफिकेशंस है, और चारों की चारों इंपॉर्टेंट है और चारों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं भाई कौन सा है, कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं जिनके ऊपर हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखते हैं, अब बेसिकली अगर देखा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जैसे मैंने बताया कि दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला अगर हम वो देखा जाए वो है आयनिक सॉलिड। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशंस वो आयनिक सॉलिड है। उसके बाद दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जो थर्ड क्लासिफिकेशंस हैं वो है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड। और जो फोर्थ वन, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है दैट इज मेटेलिक सॉलिड। तो ये 4 टाइप के क्लासिफिकेशंस क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं, और जिसको हमको एक एक करके क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है कि हर सॉलिड के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ऊपर हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड, कि आयनिक सॉलिड क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विथ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो आयनिक सॉलिड हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, कोवेलेंट सॉलिड हो या फिर मेटेलिक सॉलिड हो, तो इसके अंदर हम लोग को 5 पॉइंट पढ़ना है। तो सबसे पहला हमको देखना है कि कोई भी सॉलिड हो, उस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है। आइदर एटम हो सकते हैं, आइदर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आइदर आयन हो सकते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखना है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा हमको देखना है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमको देखना है कि उसका जो नेचर है वो कैसा है। नेचर मतलब वो सॉफ्ट है, हार्ड है, ब्रिटल है, वो हमको देखना रहेगा। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है या फिर मॉडरेट है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि कंडक्टिविटी, वो चाहे मेटेलिक कंडक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, तो उसके ऊपर भी हम लोग को बात करना रहेगा। एंड द लास्ट वन जो रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल्स। तो ये चाहे वो आयनिक सॉलिड हो या फिर कोई भी सॉलिड के ऊपर हम लोग बात करें, तो उसके अंदर ये 5 पॉइंट हमको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा होगा कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस। यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अब आयंस में भी कौन से हो सकते हैं भाई, 2 ही तो आयन होते हैं,
एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो यहां पे आयंस के अंदर कैटायंस हो सकता है एंड एनायंस हो सकते हैं। अब इनका जो साइज होता है इट मे बी डिफर कर सकता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि यहां पे सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि आयनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आयंस होते हैं। आयंस का मतलब यहां पे कैटायंस भी होंगे एनायंस भी होंगे। सेम अब सेकंड हम लोग जो मैंने बताया कि सेकंड पॉइंट, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के अंदर वो क्या होता है भाई, बहुत स्ट्रांग होता है। तो आयनिक सॉलिड के अंदर कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में भी बात करना है। अब हमको पता है कि आयनिक सॉलिड किससे बना हुआ है, कैटायन से बना हुआ है और एनायन से बना हुआ है। जब कभी भी दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पे सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि द कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द कैटायंस, द constituent particles are held together by electrostatic force of attraction और इसको हम लोग कॉलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखना कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए भाई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो इसका नेचर क्या होगा भाई, हार्ड होगा। तो यहां पे जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनका नेचर हमेशा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। तो याद रखो कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं दे आर हार्ड, एंड ब्रिटल इन नेचर। तो याद रखो कि ये बहुत सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये हार्ड होते हैं। जैसे आयनिक सॉलिड का एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, घर पे हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं भाई, आयोडीन जो नमक आता है सॉल्ट, आप लोगों ने देखा होगा सॉल्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं भाई, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, टूट जाएंगे। तो याद रखो क्योंकि यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका जो नेचर होता है वो होता है हार्ड और ब्रिटल इन नेचर होते हैं। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट था। देन वी मूव फर्दर टू फोर्थ पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ज्यादा रहेगा। तो याद रखो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखो क्योंकि ये हार्ड है और ब्रिटल है, इसकी वजह से इनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो ये फोर्थ पॉइंट था। और फिफ्थ पॉइंट जो मैंने बताया कि आपको देखना है, फिफ्थ पॉइंट वो ये है कि जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो कैसा है वो हमको देखना रहेगा। कि मोस्टली अगर देखा जाए आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, बट इंसुलेटर कौन से कंडीशन में, ड्यूरिंग सॉलिड स्टेट। तो जब कभी भी याद रखो जब तक सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होगा तब तक वो क्या नहीं कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट जैसे ही सॉलिड को मैंने किस में कन्वर्ट किया, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो लिक्विड में आ गया, तो फटक से क्या करेगा,
जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो याद रखो, दे आर इंसुलेटर ड्यूरिंग सॉलिड स्टेट। तो याद रखो, दे आर बेड कंडक्टर they are bad conductor in solid state but good conductor of electricity in aqueous state। तो याद रखो, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये कितने पॉइंट हो गए टोटल? 5 पॉइंट हो गए। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? आयंस। आयंस में कौन से? एनायन एंड कैटायन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इसका नेचर क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल होता है। अगर नेचर हार्ड और ब्रिटल है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। एंड दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग सॉलिड स्टेट बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है भाई? NaCl ले सकते हैं हम लोग, AgCl ले सकते हैं। जितने भी सॉल्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं भाई? आयनिक सॉलिड होते हैं। तो दिस ऑल आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के बारे में आपको मैंने बताया, पहले भी बताया कि ये जो भी सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, सबके अंदर हम लोग को इस 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सेकंड सॉलिड है, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड सॉलिड, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इट कंटेन और द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होंगे भाई? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर रखना है। जैसे आयनिक सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या थे भाई? आयनिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो आयंस थे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे भाई? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग विथ सेकंड सॉलिड, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं यहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। भाई ये जो सॉलिड है ये किससे मिलके बना होगा? मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स जुड़ गए होंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या होंगे? बनाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे। तो एग्जांपल जैसे अगर हम लोग देखा जाए आइस, जो आइस है इट इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आइस के अंदर क्या होता है? जनरली वाटर होता है। तो ये वाटर क्या होते हैं? सॉलिडिफाई होने के बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखो कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप के होते हैं। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होते हैं भाई? ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स भी 2 पार्ट में क्लासिफाई है। एक है पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप के हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जिसके ऊपर क्या है भाई? पोलैरिटी मतलब चार्ज है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल में जैसे
अपन ले सकते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल H2O, HCl. दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? आयोडीन, CH4, मीथेन, F2, फ्लोरीन, O2, और क्या हो सकता है भाई? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आ सकते हैं. तो आपको याद रखना है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल और भी एक है CO2. CO2 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि अभी ये फर्स्ट पॉइंट था. उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर. सेकंड पॉइंट जो है वो ये रहेगा कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है. तो अभी देखते हैं. सबसे पहले यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं. सबसे पहला पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब यहां पे क्या है भाई? पोलरिटी है. पोलरिटी है मतलब क्या है भाई? डाइपोल है. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा यहां पे. ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर. तो देखते हैं सेकंड जो है यहां पे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट आर जॉइंट और हेल्ड टुगेदर बाय बाय कौन कौन से फोर्स हैं? जैसे कि सबसे पहला फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. दूसरा है डिस्पर्सन फोर्स. डिस्पर्सन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज लंडन फोर्स और लंडन फोर्स. एंड जो थर्ड है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये 3 टाइप के फोर्स हैं जो आपको याद रखना है. अब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जो होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है, जबकि डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स जो होता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाते हैं. और एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है. ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है. तो जैसे एग्जांपल है H2O हो गया, NH3 हो गया. ये सारे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये जनरली किसके अंदर ऑब्जर्व होता है? H2O के अंदर, NH3 के अंदर. ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है. अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाई ये जो तीनों के तीनों फोर्स हैं याद रखो, चाहे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, डिस्पर्सन फोर्स हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स हो. तो ये तीनों टाइप के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं. याद रखो इन तीनों का जो नेचर है, मतलब ये जो तीनों का नेचर है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत वीकेस्ट टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. सिंस इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, मतलब इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है. इसकी वजह से जो यहां पे जो सॉलिड का नेचर होता है वो क्या होता है भाई? हार्ड नहीं होता है, क्या होता है? सॉफ्ट होता है. तो इसकी वजह से याद रखो कि जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आते हैं, जो नेचर के बारे में बताया जाता है, वो नेचर क्या होता है यहां पे याद रखो कि ये हमेशा अक्सर सॉफ्ट होते हैं
जैसे देखा जाए, सबसे पहला इनका जो नेचर है, दे आर सॉफ्ट, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तो ये इजीली सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से अब यहां पे हमको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो डिस्टेंस है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीकेस्ट टाइप का है। इसकी वजह से यहां पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। तो इसके लिए दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक होगा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना कम आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट यहां पे क्या है भाई, बहुत लो है। अब दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर थर्मल कंडक्टिविटी हो, ये भी क्या है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी as well as thermal conductivity। तो ये थर्ड पॉइंट था, दिस वन इज फोर्थ पॉइंट एंड दिस वन इज फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे हैं, लाइक CH4, F2, Cl2, I2, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया। तो ये सारे जो सॉलिड्स होते हैं ये किसके पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां पे आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में भी जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड टाइप का सॉलिड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड है और क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जिसको हमको डिटेल में स्टडी करना है। जो थर्ड टाइप का सॉलिड है दैट इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, बट सिलेबस इस साल चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से जो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन थे उसके ऊपर पहले क्या होता था कि टॉपिक अलग से दिया गया था पढ़ने के लिए, बट इस साल उस जितने भी टॉपिक थे वो सब उठा दिए गए हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग को सिर्फ कोवैलेंट सॉलिड के मतलब सुपरफिशियल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग को मतलब फोकस करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि कोवैलेंट सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होते हैं एटम्स। तो जो कोवैलेंट सॉलिड होता है वो किससे मिलकर बनता है, एटम से। तो याद रखो कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं constituent particles यहां पे atoms होंगे। Here the constituent particles are atoms। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहां पे एटम है। अब एटम किससे जुड़े हुए हैं वो भी देखना है। मतलब यहां पे जो constituent particles एटम्स हैं दे आर जॉइंड टुगेदर और हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, एक स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो देखो अगर यहां पे
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे जो नेचर होगा मतलब कोवेलेंट सॉलिड का, वो क्या होगा भाई, हार्ड होगा। तो याद रखो यहां पे जो एटम्स होते हैं दे आर जनरली दे आर अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल फॉर्म। तो यहां पे एक कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखना है इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। हियर इन दिस सॉलिड एटम्स आर अरेंज इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो एटम्स आर जनरली arranged in 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर 3D बन रहा है इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉलिड होगा वो हाईली पैक्ड होगा। अगर सॉलिड हाईली पैक्ड रहेगा तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही रीजन है जिसकी वजह से कोवेलेंट सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, मैक्सिमम होता है। तो याद रखो कि कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। एग्जांपल है डायमंड। डायमंड इज अगर आप सबको याद ही होगा कि डायमंड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि जितने भी सॉलिड होते हैं उन सारे सॉलिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड का। तो डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड। तो याद रखो कि डायमंड, तो कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं याद रखो, कोवेलेंट सॉलिड एग्जिबिट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। एग्जाम्पल याद रखो, यहां पे एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो आप डायमंड का ले सकते हो। डायमंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है, जो आपको याद रखना है। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है कि एटम्स जो हैं इस सॉलिड के अंदर वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, लोकलाइज होते हैं, बट दे डू नॉट मूव। लोकलाइज मतलब क्या है कि जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे तो जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेंगे तो दे बिहेव लाइक अ बेड कंडक्टर। तो याद रखो कि कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, इन कोवेलेंट सॉलिड electrons are fixed in covalent bond। भाई कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्शन। मोस्टली जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं दे आर बेड कंडक्टर होते हैं, बट एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट, graphite is a type of covalent solid but they show conductor। तो graphite is a conductor of electricity। तो बोलने का मतलब ये होता है कि मोस्टली कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है और एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्रेफाइट याद रखो कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज अ ओनली कोवेलेंट सॉलिड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि बाकी जितने भी सॉलिड्स हैं वो सब क्या हैं, बेड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी है। तो याद रखो ये कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आ रहा है, कोवेलेंट सॉलिड। अब ये कितने पॉइंट्स हो गए भाई? 5 पॉइंट हो चुके हैं। The constituent particles atoms they are held together by covalent bond. थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि atoms are generally arranged in a 3D structure. 3D स्ट्रक्चर में अरेंज है, इसकी वजह से क्या होता है कि दे आर हाईली पैक्ड, और जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद इन कोवेलेंट सॉलिड के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा ही नहीं तो जिसकी वजह से ये किसके से बिहेव करेंगे? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया किसके बारे में? कोवेलेंट सॉलिड के अंदर। तो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर एग्जांपल्स आपको याद रखना है कि सबसे पहला एग्जांपल जो कोवेलेंट सॉलिड का है वो है डायमंड। पहला एग्जांपल डायमंड है, दूसरा एग्जांपल जो है ग्रेफाइट, और तीसरा एग्जांपल जो है आपको याद रखना है वो है फुलरीन। तो ये 3 एग्जांपल हैं जो आपको कोवेलेंट सॉलिड के अंदर याद रखना है। देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जो लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें भी हम लोग को वही 5 पॉइंट याद रखना है। बट मेटेलिक सॉलिड के पास अगर देखा जाए तो इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उससे हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड है, तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो सॉलिड मैंने बताया कौन सा? मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड जो है तो उसका सबसे पहला कि यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायंस। तो मोस्टली याद रखो यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर कैटायंस इन, कैटायंस को हम लोग यहां पे कार्नेल्स भी बोलेंगे, कैटायंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटलिक सॉलिड का मतलब ये हो गया कि यहां पे मेटल्स आएंगे, और मेटल्स हमको पता है कि दे आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायंस। तो जब कभी भी कोई भी कैटायन और कार्नेल्स दे आर प्रेजेंट इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस टाइम याद रखो यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है? कार्नेल्स, कैटायंस प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसके अंदर? मेटेलिक सॉलिड के अंदर। तो याद रखो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है आपको, कंफ्यूज की बात ही नहीं है आपको बस इतना देखना है कि मैंने जैसे बताया था आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? आयंस थे, मतलब कैटायंस और एनायंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स थे, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर एटम्स थे। अब मेटेलिक सॉलिड के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन के सेंटर मतलब बीच में कौन प्रेजेंट है? कैटायंस है। तो याद रखो कि मेटेलिक सॉलिड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, मान लेता हूं ये एक मेटल है और मेटल के अंदर हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस मेटल के अंदर जब कभी भी कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये कैटायंस आ जाए, तो ये अभी 2 चीजों जो है कैटायंस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो याद रखो कि जब कभी भी किसी भी मेटल के अंदर कैटायन आ गया जिसको हम लोग कार्नेल्स बोलते हैं, तो कार्नेल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स याद रखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है यहाँ पे, एक तो कैटायन है और साथ में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनाते हैं। और ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। तो याद रखो कि इन दोनों के बीच में मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कैटायन है इसको हम लोग कैटायन बोल रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो याद रखो, हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन or they are joined together by, particles are joined together by, किससे जुड़े होंगे भाई, joined together by metallic bond। और metallic bond याद रखो सबसे strongest bond होता है as compared to covalent bond हो या फिर ionic bond हो, तो metallic bond सबसे strongest bond होता है। तो इसकी वजह से इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होंगे। सॉरी, इनका मेटेलिक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा कम होता है। देखते हैं अभी, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि देखो भाई मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी as well as the good conductor of thermal conductivity। तो याद रखो they are good conductor of electricity as well as थर्मल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है और थर्मल कंडक्टिविटी का भी क्या है भाई, गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जो मेटल्स होते हैं ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब इनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। बस जैसे आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम जो है ये क्या है, एक टाइप का मेटेलिक सॉलिड है, बट एल्यूमिनियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, शीट में। आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम का फॉयल बनाते हैं, तो वो किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम मेटल से बना हुआ है। तो याद रखो कि जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं दे आर मेलेबल, मेलेबल है इसके लिए दे मॉडिफाइड इनटू सीट। बहुत सारे मेटेलिक सीट्स होते हैं उसका बनाया जाता है। दे आर डक्टाइल, तो डक्टाइल है तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, वायर्स वगैरह बनाने में यूज किया जा सकता है। They are ductile in nature, इसके लिए they can modify into wire। तो वायर बनाने में भी हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं, जैसे कि कॉपर वायर हो गया, बहुत सारे हैं, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम के वायर हो जाते हैं, ये सारे वायर हम लोग यूज करते हैं। सो they can modify into, they can modify into wire। तो याद रखो दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, तो इसकी वजह से इनको हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जैसे कि मैंने बताया कि कॉपर मेटल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सेट्रा। ये सारे चीजें हैं जो आपको याद रखना है।
इन केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड। तो ये मैंने बताया कि कौन से, ये मैंने अभी बताया कि क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कशन किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स हैं। आयनिक सॉलिड पढ़े, देन उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कोवेलेंट सॉलिड, एंड द लास्ट में हम लोगों ने देखा मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? मैंने बताया कि कैटायंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they are bond together by metallic bond, they are good conductor of electricity, they are malleable, याद रखो, and they have low melting point। मेटल्स जो होते हैं जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएंगे भाई, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखना है इन केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड के अंदर। तो यहां पे आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट होता है जी।